हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो मैंने बताया था बेटा, उत्तराखंड की यात्रा में मैं अपनी ट्रिप में मसूरी में आ गया हूँ। और मसूरी में बेटा इस समय मौसम बहुत सुहावना है। इस समय करीब करीब शाम का 4:30 बज रहा है और मसूरी का मौसम आप देखिए, बहुत मस्त यहाँ मौसम होता है। मैं अपने होटल की छत पर, जो कि यहाँ पर पार्किंग भी इनकी होती है, यहाँ पर पार्किंग जो है होटल में छतों पर बनाई जाती है। तो मैं छत पर अपनी बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मौसम का नज़ारे ले रहा हूँ, मौसम का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हिल स्टेशन मुझे वैसे बेटा बहुत पसंद है। तो आप देखिए, आप भी मौसम के थोड़े से नज़ारे लीजिए और यहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना बेटा होता है। तो ये मैं इसके पीछे मेरा मकसद बेटा ये है कि आप लोग अपनी लाइफ़ को समझें और आप लोग सोचें कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ को एंजॉय करें बेटा और साथ में पढ़ाई भी करें, है ना। दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमें उसको अपने जीवन को टेंशन में, बेकार में परेशान होकर के ख़राब नहीं करना चाहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़ाई में मस्त होकर पढ़ना है, एंजॉय करते पढ़ना है। तो इसलिए मैं इस यात्रा में अपनी बहुत से वीडियो भी बना रहा हूँ। चलिए हम लोग अब यहाँ पर कुछ अच्छी पढ़ाई की बातें भी करेंगे। और अब हम लोग डबल इंटीग्रेशन में, देखो यहाँ पर ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ब्लैक कलर की डिज़ायर गाड़ी है। तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन में आज, है ना, पोलर ग्राफ को यूज़ करना सीखेंगे कि पोलर ग्राफ को हम लोग डबल इंटीग्रेशन में बेटा कैसे यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाने का यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेरी इंतजाम कर रखा है। तो आज हम लोग बेटा डबल इंटीग्रेशन में पोलर कर्व को यूज़ करना सीखेंगे। देखो बेटा, ये पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में मैंने डबल इंटीग्रेशन से स्टार्टिंग की थी। और इस प्लेलिस्ट का नाम क्या है बोलो, मैंने बताया था आपको, इसके सारे वीडियो आप पुराने देख लीजिए। इस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स, ठीक है, बाय HD मैथमेटिक्स। ऐसा अगर आप लिखेंगे बच्चों तो ये आपको बेटा पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में बेटा स्टार्टिंग मैंने डबल इंटीग्रेशन से की थी, फिर मैंने आपको इसमें पोलर ग्राफ सिखाया था, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में पोलर ग्राफ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग पोलर ग्राफ में डबल इंटीग्रेशन को यूज़ करना सीख गए हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, मुझसे कहा जाए डबल इंटीग्रेट 0 से लेकर के पाई और 0 से लेकर के a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें इंटीग्रेट करना है r² कॉस थीटा और d थीटा dr। देखो बच्चों, ये डबल इंटीग्रेशन ने मैंने लिमिट के केस में बताया था, जैसे दोनों लिमिट कांस्टेंट होती हैं तो लिखना पड़ता है कौन सी लिमिट किसके लिए है। एक लिमिट यहाँ पर थीटा के लिए होगी, एक लिमिट यहाँ पर आर के लिए होगी, लेकिन जब दोनों कांस्टेंट होती हैं तो लिखना पड़ता है कौन सी लिमिट किसके लिए है। कई किताब वाले अपने अलग अलग नोटेशन चलाते हैं, अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो ये सब बातें मैंने बहुत क्लियर कट बताई हैं। इसी प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग के वीडियो पढ़िए जहाँ मैंने डबल इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग की थी, जिसको पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ रिवाइज तो नहीं करा सकता। स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक बार डबल इंटीग्रेशन की समझ में आ जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, एक लिमिट जो थीटा को, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं आर और थीटा दो वेरिएबल हैं। एक लिमिट जो थीटा के टर्म में है वो हमेशा आर की लिमिट होगी। जैसे वहाँ पर ही मैंने बताया था कि जो लिमिट एक्स के टर्म में होती है वो वाई की लिमिट होती है। जो लिमिट जब एक्स वाई वाला कर रहे थे, याद करो, जो लिमिट वाई के टर्म में होती है वो एक्स की होती है, जो लिमिट एक्स के टर्म में होती है वाई की होती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लिमिट है ये आर की है और ये लिमिट थीटा की है। अच्छा, अगर ये लिमिट r की है तो पहले हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि r की लिमिट वेरिएबल है। अगर दोनों ही लिमिट कांस्टेंट होती, r और थीटा दोनों की लिमिट कांस्टेंट होती, तो किसी के रिस्पेक्ट में पहले या किसी के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट कर सकते थे, मैंने समझाया था। लेकिन जो लिमिट वेरिएबल होती है उसको हम उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। जैसे r की लिमिट थीटा के टर्म में, देखो यहाँ पर वेरिएबल थीटा आ रहा है, तो इसलिए हम इसको r के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो r के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मैंने बताया था कि cos थीटा को कांस्टेंट मान लेंगे। r² का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, r³/3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है भाई, अब बचेगा यहाँ पर ये लिमिट बचेगी क्या, r की लिमिट क्या है, 0 से लेकर के a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ डी थीटा बचेगा, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट इसको कर चुके हैं। हम चाहें तो ये कॉस थीटा को बाहर निकाल दें, है ना, क्योंकि ये लिमिट जो है वो आर की लिमिट है तो आर की जगह रखी जाएगी। ठीक है, तो थीटा को हम कांस्टेंट मानेंगे। जब हम आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। जैसा वहाँ एक्स और वाई में भी था ये कॉन्सेप्ट, आपको मालूम होगा। यही कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको एक्स और वाई में भी बताया था।
पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए। अच्छा अब देखो क्या हुआ, ये 0 टू पाई है, ये क्या होगा बोलो, कॉस थीटा बचेगा, और 1/3 को बाहर ले लें, कांस्टेंट है। आर की जगह पहले ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब और 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब, फिर आर की जगह 0 रखेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा डी थीटा। अब देखो थीटा के रेस्पेक्ट में हम केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ए क्यूब को बिल्कुल बाहर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बाई 3, ये बिल्कुल बाहर आ गया, 0 से लेकर पाई बचा, और क्या बचा बोलो कॉस थीटा, और बचा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3 और डी थीटा। यहाँ पर देखो बच्चों ऐसा बचेगा, ठीक है। अब बेटा हमें थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और ये लिमिट किसकी है बच्चों, थीटा की लिमिट है। देखो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें, आसान है काफ़ी। देखो समझो, ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का लगाएंगे फार्मूला, तो क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, है ना, ये बचेगा, आप समझ सकते हैं इसको ऐसे करके, देखो ये आएगा, है ना, ये तो आप जानते ही। अच्छा अब देखो क्या हो बच्चों, यहाँ पर समझो बात को ध्यान से, ये हो गया ए क्यूब बाई 3 और इंटीग्रल 0 टू पाई, देखो ये बचेगा क्या, कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 सॉरी ये क्या है बोलो, हाँ 3 कॉस की पावर 3 थीटा, देखो यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मालूम होती है, वो प्रॉपर्टी जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मालूम होती है बेटा, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशन जरूर जाकर बेटा पढ़ लीजिए। देखो बच्चों वो प्रॉपर्टी ऐसे करके ये होती है, वो हमको यहाँ पर लगानी है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx बराबर इसमें देखो एक सेकंड, मेरा पेज देखो निकल के जरा गिर गया, इसको उठाना पड़ेगा, हवा तेज चल रही है, पेज निकल के गिर गया है, इसको उठाना पड़ेगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी। देखो ये प्रॉपर्टी बेटा मैंने बताई थी आपको, 0 टू 2a fx dx, देखो इसमें दो रिजल्ट हो सकते हैं। अगर f2a माइनस एक्स बराबर fx है ना, तो इसकी वैल्यू जो है वो ट्वाइस हो जाती है ट्वाइस इंटीग्रल अपर लिमिट हाफ हो जाएगी 0 टू a fx dx, ठीक है। अगर f2a माइनस एक्स बराबर fx है तो ट्वाइस हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो जाएगी, है ना। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx होता है तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है ना। ये बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाकर चाहे तो बेटा आप पढ़ सकते हैं। देखो अब इससे क्या होगा, जो हमारा पिछला इंटीग्रेशन था देखो ये वाला, इसमें देखो अगर हम थीटा की जगह पाई, देखो यहाँ पर क्या था कि थीटा की जगह एक्स की जगह आपने 2a माइनस एक्स रखा, और वैल्यू अगर माइनस में आ गई तो वैल्यू 0। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे ये वाला अपना इंटीग्रेशन है, अगर हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, 0 टू पाई इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह जब आप पाई माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस बाहर आएगा। अच्छा इसी प्रकार क्यूब वाले का इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप थीटा की जगह मतलब 0 टू पाई कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और हाँ ये वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि देखो ये अगर थीटा की जगह आप पाई माइनस थीटा रखेंगे तो ये प्लस में ही आएगा और ये भी प्लस में आएगा, तो ये दोनों इंटीग्रेशन देखो डबल हो जाएंगे और इनकी अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। तो मतलब देखो हमारे पास बच्चों जो बचेगा इसके बाद देखो वो ये बचेगा ए क्यूब बाई 3, देखो यहाँ पर बाहर था, और कॉस थीटा वाला इंटीग्रेशन 0 हो गया, कॉस 4 वाला इंटीग्रेशन बचा तो बचेगा ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन ही बचेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर के आगे 3 था तो 3 और एक 2 और आएगा तो 6 हो जाएगा, और अपर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, समझे ना भाई। कॉस स्क्वायर वाले के आगे 3 था और ये 2 और आया फार्मूले से, और अपर लिमिट 0 टू ए हो गई, ए का मतलब क्या पाई बाई 2, क्योंकि वहाँ पर जो लिमिट थी वो 0 टू पाई थी, तो यहाँ भी देखो अपर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई, आगे 2 आ गया, और यहाँ पर भी अपर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई, आगे 2 आ गया। ये हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे बच गया, ठीक है। अच्छा अब देखो समस्या यहाँ पर ये आई कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। देखो कॉस स्क्वायर को तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन कॉस की पावर 4 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा टफ हो जाए, कर तो सकते हैं।
देखो इसका तरीका एक बेटा ये होता है, ये एक फार्मूला होता है वेलीज फार्मूला। ये भी देखो क्लास 12 की सारी चीज़ें हैं जो मैंने क्लास 12 में बहुत डिटेल से बताई हुई हैं। वैसे भी क्लास 12 का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में आप उससे बच नहीं सकते, तो उसको जाकर ज़रूर पढ़ लीजिए। क्लास 12 का मैंने पूरा सिलेबस अपलोडेड है इसी चैनल पर, आप उसको जाकर ज़रूर पढ़ लीजिए। देखो वेलीज फार्मूला क्या कहता है कि अगर कभी 0 to π/2 है और कॉस की पावर m थीटा है और साइन की पावर n थीटा है, ठीक है, अगर कभी ऐसा है। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर m कर सकते हैं और यहाँ पर n कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा। देखो इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, गामा m+1/2 और गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2। ये रिजल्ट बेटा हमको डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है कि भाई गामा देखो कैसे निकालते हैं। अगर गामा के अंदर पॉजिटिव इंटीजर आए, जैसे कि मान लो 5 आए तो इसे 4 फैक्टोरियल कर देंगे, मान लो गामा ऑफ 4 आए तो 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अगर गामा के अंदर पॉजिटिव इंटीजर आए तो एक कम कर देंगे। अगर गामा के अंदर फ्रैक्शन आए तो ये फार्मूला लगाएंगे n-1 और गामा n-1। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब गामा के अंदर फ्रैक्शन, हालांकि ये कभी भी लगा सकते हैं, ये इंटीजर में भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन इंटीजर में फ़ायदा नहीं। इंटीजर में डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे लिखेंगे, उससे एक कम का फैक्टोरियल जो अंदर होगा। अगर अंदर पॉजिटिव इंटीजर है तो उससे कम का फैक्टोरियल बाहर लिखेंगे। अगर अंदर फ्रैक्शन है तो ये रिजल्ट लगाना हमारी मजबूरी बनती है, और लास्ट में गामा हाफ की वैल्यू आएगी √π। ये दो बातें हमें यहाँ पर याद कर लेनी है बच्चों, ठीक है भाई। देखो जैसे अगर हमें ये इंटीग्रेशन करना है क्या, 0 to π/2, 0 to π/2 और कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा को बेटा हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पर खाली n है, m तो 0 है क्योंकि साइन का टर्म नहीं है, तो लगाओगे फार्मूला तो क्या होगा, गामा m की वैल्यू 0 है तो 0 + 1/2 तो गामा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो गामा 5/2 हो जाएगा अपॉन ट्वाइस गामा m+n, है ना, ये n है और m कितना 0, तो m+n यानी 4 + 2/2 तो गामा 3 बच जाएगा नीचे, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पर 0 है भाई, देखो यहाँ साइन का टर्म नहीं है तो m हो गया 0 और n कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझे। देखो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो जैसे कि गामा ऑफ हाफ है तो गामा ऑफ हाफ तो हम √π लिख देंगे, और गामा ऑफ 5/2 जो है इसमें देखो ये वाला अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो अंदर फ्रैक्शन आया तो 5/2 में से एक कम करो तो क्या आएगा 3/2 और गामा क्या आएगा 3/2, ठीक है। अब गामा 3/2 में फिर यही लगा देंगे तो क्या होगा, देखो 3/2 और गामा 3/2 में से एक कम करो तो क्या होगा 1/2 और गामा 1/2। मतलब n में से एक कम करके बाहर लिखना है और n में से ही एक कम करके अंदर। और देखो ये क्या बचा, 3/2 1/2 गामा हाफ बचा। गामा हाफ हमेशा लास्ट में बचेगा तो इसको √π लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में हमेशा गामा हाफ बचेगा, उसको √π लिख देंगे, और ऊपर गामा हाफ अकेला ही है, इसको √π लिख देंगे। देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया √π, और गामा 5/2 की वैल्यू क्या हो गई 3/2 1/2 और क्या हो गया बोलो √π हो गया, और नीचे देखो क्या हो गया 2, और गामा 3 देखो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इस वाले कॉन्सेप्ट से इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों कॉस की पावर 4 की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने निकाल ली। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये इसकी जगह पर यहाँ रख दिया जाएगा कॉस की पावर 4 की वैल्यू। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हम लोग बेटा इसी मेथड से देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से, है ना। क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अगले पेज पर आ जाते हैं, हमें निकालना क्या है बोलो 0 to π/2 और कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना ये फार्मूला केवल 0 to π/2 के लिए है। तो देखो गामा m+1/2, m यहाँ पर 0 है, और गामा n+1/2, n है 2 तो गामा 3/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n, m है 0 n है 2 तो m+n+2/2, ठीक है। तो क्या बच गया, देखो गामा हाफ बच गया, गामा 3/2 बच गया, और नीचे ट्वाइस गामा और 4/2 मतलब 2 बच गया। आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो गामा
हाफ बच गया और गामा 3/2 बच गया और नीचे ट्वाइस गामा 2 बच गया। अब देखो बच्चों, गामा हाफ की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई हो गई और गामा 3/2 मैंने निकालना सिखाया, क्या होगा 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 रूट पाई और गामा 2 क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल मतलब 1। तो देखो गामा हाफ कितना हो गया रूट पाई, गामा 3/2 कितना हो गया 1/2 रूट पाई और नीचे क्या हो गया 2 और इंटू 1। तो इसकी वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर लिमिट 0 to π/2 होता है और साइन की पावर m थीटा हो या कॉस की पावर n थीटा हो, इन दोनों को ही बेटा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो वेलीज़ फार्मूला मैंने बताया आपको, ये वेलीज़ फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत जगह यूज़ होगा, खासतौर पे पोलर में, इसको याद रखना है। ठीक है, n अगर फ्रैक्शन है तो इसका यूज़ करना है और n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो डायरेक्ट एक काम करके उसका फैक्टोरियल कर देना है और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई। जब भी आप गामा फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपने आप ही रूट पाई जरूर आएगा, मतलब गामा हाफ लास्ट में जरूर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें इस क्वेश्चन को किया आसानी से। अच्छा, अब देखो जैसे मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर और कराता हूँ। ये तो हो गया कि भाई सीधे सीधे हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया था। अब कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होंगे जो थोड़े से यहाँ पर ट्रिकी होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा देखो यहाँ पर ट्रिक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर जो भी है शायद 4 है। देखो जैसे कि मान लो अगर हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाए और क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है, क्वेश्चन ये कहा जाए कि डबल इंटीग्रेशन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि r/√a² प्लस r² है और d थीटा dr है। लिमिट देखो नहीं दी गई इस बार। ठीक है, और कह दिया जाए इस इंटीग्रेशन को ओवर वन लूप ऑफ r² बराबर a² cos 2 थीटा करिए। मतलब इस पोलर ग्राफ के एक लूप पर इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना, इस पोलर ग्राफ के एक लूप पर इसको हमें बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। अच्छा देखो, ये जो बेटा पोलर ग्राफ है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ये लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली होता है। ठीक है, सॉरी क्या बताया था मैंने आपको, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली बेटा ये देखो होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ जो बेटा बनता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। देखो इसका ग्राफ इस तरीके से ही ऐसे बनता है, दो लूप इसके पास होते हैं, एक लूप ऐसे होता है, एक लूप ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें मान लो इस लूप पर इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब थीटा और आर की जो लिमिट है वो इस लूप से आएंगी। मान लो इस लूप को लिया, क्योंकि एक लूप करना, एक लूप हम लिए ले सकते हैं, राइट वाला ले लिया मान लो हमने। देखो फिर अब क्या होगा, देखो मैंने बताया था स्ट्रिप को काटा जाता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप को लूँगा, है ना, इस पोलर ग्राफ में इस तरीके से स्ट्रिप को हमेशा काटा जाएगा। तो देखो r की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के r, है ना। मान लो यहाँ पर r कॉमा थीटा है, मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, ये r कॉमा थीटा। तो जो r की लिमिट हो जाएगी वो 0 से लेकर के r हो जाएगी। r की वैल्यू क्या होगी, r यहाँ से क्या होगा, देखो r की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो क्या होगा a√cos 2 थीटा। तो r की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के a√cos 2 थीटा तक। ठीक, अच्छा अब देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ये लूप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, जो ये होगा वही ये होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये टेंजेंट होगा, यानी इस पॉइंट पर जो हमारा है वो r0 होगा। अब आप समझो कि r की वैल्यू 0 कब होगी, देखो r0 तब होगा जब cos 2 थीटा 0 होगा, यानी कि 2 थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 90, यानी थीटा क्या हो जाएगा π/4। समझिए बच्चों ध्यान से कि इस पॉइंट पर थीटा की जो वैल्यू होगी ये π/4 एंगल पर जाके होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा r0 हो रहा है। तो इस पॉइंट पर ये थीटा इक्वल टू π/4 इसका टेंजेंट है। हालांकि r की वैल्यू 0 होने से हम टेंजेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो जो ग्राफ की शेप है उसके हिसाब से आइडिया लग रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर थीटा अगर हम π/4 रखेंगे तो r वापस क्या हो जाएगा 0। और अगर ये एंगल थीटा बराबर π/4 है तो कन्फर्म है ये एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा -π/4, क्योंकि जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ नीचे है।
ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू हो गई ये हो गई -π/4 से लेकर के π/4, क्योंकि देखो समझो, अगर हम थीटा को -π/4 रखेंगे तब भी cos ऑफ -90 भी 0 ही होगा, मतलब वहाँ पर भी r 0 होगा। थीटा π/4 पर भी r 0 होगा, थीटा -π/4 पर भी r 0 होगा, तो इस पॉइंट पर भी r 0 है, इस पॉइंट पर भी r 0 है। तो थीटा जो हमारा हो गया वो -π/4 से π/4 तक बच्चों यहाँ पर देखो हो गया। तो देखो अब हमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट मालूम चली, देखो मैंने बताया बेटा, ध्यान देखो, वन लूप में हमें स्ट्रिप इस तरीके से काटनी होगी। एक्स और वाई वाले में भी हम लोग स्ट्रिप काटा करते थे, आप पुराने वीडियो देखिए, मैंने सब एक्स और वाई वाले डिटेल से बताए हुए हैं डबल इंटीग्रेशन, उनको बिना सीखे हम इसको बेटा यहाँ पर नहीं सीख सकते हैं। आप लोग फिर से लोकेशन के मज़े ले लीजिए। यहाँ मैं छत पर बैठा हुआ हूँ बेटा, और ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्किंग है वो छतों पर ही बनाई जाती है होटल्स में, और ये होटल है लाइब्रेरी प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर बेटा बैठ करके मैं आपको वीडियो यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है बेटा। मैंने कहा था लाइफ में पढ़ना और एंजॉय करना दोनों बहुत ज़रूरी बातें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखो जो हमारी थीटा की लिमिट हो गई है वो क्या हो गई है, वो हो गई है -π/4 से π/4 तक। आर की लिमिट क्या हो गई बोलो, 0 से लेकर के क्या हो गई बोलो, a √of cos 2 थीटा। और किसको इंटीग्रेट करना था, r/√a² + r² को इंटीग्रेट करना है, और क्या है बोलो, d थीटा dr है। अब देखो समझो, फिर वही कॉन्सेप्ट है, क्या r की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक है और ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब पहले हम r के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। समझो बात को ध्यान से, पहले हम r के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि r की लिमिट क्या है, वेरिएबल। तो देखो अगर हम इस टर्म को r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, इस टर्म को r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, देखो कैसे इंटीग्रेट होगा। देखो हम एक काम करें, क्या a² + r² को t मान लें, तो क्या होगा 2r dr/dt। तो r dr बराबर क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/√t, और r dr क्या हो गया, dt/2 हो गया। तो 1/2 बाहर आ गया, t की पावर -½ हो गया, उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया t की पावर ½ ये कट जाएगा तो t की पावर ½ बचेगा, मतलब √t बचेगा। √t का मतलब क्या हो गया, √a² + r²। तो इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में हो गया √a² + r²। बस समझे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बचा, देखो बच्चों यहाँ पर वो क्वेश्चन हमारा बच गया है कि इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर के π/4, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया था, √a² + r² हो गया था। r की लिमिट क्या थी, r की लिमिट बच्चों थी यहाँ पर 0 से लेकर के और a √cos ऑफ 2 थीटा, और बाकी बचा था अपना d थीटा, ठीक है, ये r की लिमिट थी। अब देखो बच्चों क्या होगा, समझो यहाँ पर ध्यान से, तो r की जगह पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, √a² + a² cos 2 थीटा। फिर r की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, तो खाली a बचेगा, ठीक है, खाली a बचेगा, और d थीटा। देखो यहाँ से a² बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, देखो a² को यहाँ से बाहर हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा a, और √1 + cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² थीटा -1 और माइनस का a, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। a जो है पूरे से बाहर कॉमन ले लो, तो -π/4 से π/4 हो गया, ठीक है, और बच जाएगा, देखो a पूरे से कॉमन ले लिया तो यह बचेगा √2 cos थीटा और -1 और d थीटा। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पर ये बचेगा। अब हमें थीटा के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना, तो आसान है हमारा काम। क्या हो गया बोलो, √cos थीटा का इंटीग्रेशन हम समझ सकते हैं क्या हो जाएगा बोलो, इसके बाद हम कर लेंगे भाई थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और फिर वही लिमिट क्या, -π/4 से π/4 तक। तो थीटा की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से। अब इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारे लिए, मैं समझे बच्चों।
तो इस तरीके से बच्चों हमको यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन करना था, जिसमें हमें लिमिट नहीं दी गई थी। इंटरेस्टिंग बात देखो, लिमिट नहीं दी गई थी। अब अगर हमें ये ग्राफ नहीं मालूम है ये ग्राफ किस चीज़ का है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको कार्डियोइड और लेमनी-स्किट ऑफ बर्नौली के बारे में समझाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि आने को तो यहाँ बहुत सारे ग्राफ हैं, कुछ भी आ सकता है, धीरे-धीरे करके हम लोग सब सीखेंगे। लेकिन अभी जो हमारी बहुत बेसिक नीड थी, वो जिन ग्राफ की बेसिक नीड थी, वो ग्राफ बेटा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से समझा दिए। और ये ग्राफ आप आसानी से समझिए और इनका फ़ायदा उठाइए, और इसको बेस्ड करके हम लोग अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो करना होगा बेटा वो करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और मैं आपको आगे भी डबल इंटीग्रेशन के जो वीडियो हैं वो बताऊंगा, और जिसमें मैं पोलर ग्राफ को यूज़ करूंगा। मस्त लोकेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव बेटा बहुत मस्त है। यहाँ पर देखो रोड वगैरह चल रही है काफ़ी, ये बाहर रोड है, और लोग काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं, गेस्ट यहाँ पर काफ़ी आते रहते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर लोकेशन है, गेस्ट वगैरह आपको दिख रहे होंगे बाहर जाते हुए रोड पर। ये रोड है, यही रोड आगे कैंपटी फॉल जाती है। आज दोपहर में मैं कैंपटी फॉल भी गया था, हालांकि वहाँ वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि कैंपटी फॉल एक यहाँ का फेमस फॉल है, बहुत बड़ा फॉल है। उस पर क्योंकि वहाँ इतना शोर हो रहा था कि मैं अगर वीडियो बना रहा था तो जो पानी गिर रहा था झरने का, उसकी आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं पड़ रही थी। ये टूरिस्ट लोग हैं, ये कोई मेरे बच्चे नहीं हैं, इनको मेरे बच्चे नहीं समझना, ये टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।